तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 का आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे के सारे एसिड्स और सारे के सारे बेसिस में वो क्या एक बात होती है जो कॉमन होती है, आज हम उस बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे तो अब तक मैंने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज मैंने एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं वो या तो ऑलमोस्ट सेम होती हैं या ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 रिविजिट कर सकते हो। तो एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं या सिमिलर होती हैं। ठीक है, और वहीं हमें एक बात और पता है कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, याद करो ढंग से, मैंने जरूर बताया होगा आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स में कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो वो इवॉल्व करते हैं या रिलीज कर रहे होते हैं हाइड्रोजन गैस। तो क्या हम इसका मतलब ये समझें कि जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं? यही चीज समझने के लिए, सीखने के लिए हम हमारा एक्टिविटी नंबर 2.8 परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम एनालाइज कर रहे होंगे कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या वो सच्ची में एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है या नहीं करता, ये हम देख रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये एक्टिविटी 2.8 है और एक्टिविटी 2.8 का जो डायग्राम है वो मैंने ये बनाया है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है डायग्राम, लेकिन आप लोग काम चला सकते हो आशा करता हूँ। और आप एनसीईआरटी भी अपनी ज़रूर खोल के बैठें अगर आपको डायग्राम ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, नहीं तो वैसे तो आ ही रहा होगा समझ में, बस थोड़ा सा खराब बना हुआ है। ठीक है, तो काम चला लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, अच्छा ये बात तो आपको कंफर्म है ना कि हम यहाँ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या वो सच्ची में एसिड होता है, क्या वो सच्ची में एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ये चेक करने के लिए हम ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक समझ लो कि हम क्यों कर रहे हैं ये एक्टिविटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, इस एक्टिविटी में मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने 4 कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बना लिया। इस बीकर में मैंने 4 कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बना लिया। मैंने अल्कोहल का सॉल्यूशन बना लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना लिया, H2SO4 का सॉल्यूशन बना लिया, HCl का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने का मतलब आप लोग सोचेंगे भैया सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। अरे थोड़ा सा अल्कोहल लो और अल्कोहल को पानी में मिला के अच्छे से घोल दो। ठीक है, ग्लूकोज का पाउडर लो, उसको पानी में मिला के घोल दो। वैसे ही H2SO4 HCl लो, पानी में मिलाओ और अच्छे से मिला दो, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो H2SO4 और HCl का जो सॉल्यूशन होगा इन्हें हम डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl भी कह सकते हैं। ठीक है, H2SO4 का जो हम सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है, H2SO4 का सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट H2SO4। यही सेम ट्रू है HCl के लिए भी, यही सेम ट्रू है HCl के लिए भी। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब आप एक बार अल्कोहल और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी देख लो थोड़ा कि अल्कोहल और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। अगर आपको ये नहीं पता तो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ रहे होगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप अल्कोहल के बारे में पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता रखा है, क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ ध्यान से देखो, क्या अल्कोहल के पास हाइड्रोजन है? हाँ है,
ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्या ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है? हाँ, ये रहे 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के एक कंपाउंड के पास 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं या नहीं करते, हमें ये चेक करना है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 में भी हाइड्रोजन है, HCl में भी हाइड्रोजन है। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही है कि H2SO4 और HCl तो एसिड होते ही हैं, ठीक है। और अगर इनको मैं पानी में मिला देता हूं तो ये डाइल्यूट एसिड की तरह बिहेव करते हैं या सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो मैंने ये करा, एक बीकर में मैंने इन चारों का सॉल्यूशन बना लिया, और नोट कर लो ये बात कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसे मैं इनका ही डाइल्यूट एसिड भी कहूंगा, ठीक है। H2SO4 का सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4, HCl का सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक कॉर्क लेता हूँ, रबर कॉर्क अलग से, उसमें मैं 2 नेल्स गाड़ देता हूँ। नेल्स का मतलब है 2 कीले गाड़ देता हूँ, ठीक है। अब इस रबर कॉर्क को इस तरह के मैं 4 रबर कॉर्क लूंगा, ठीक है। हर रबर कॉर्क में 2 नेल्स गाड़ दी, ठीक है, 2 कीले गाड़ दी मैंने, और हर एक रबर कॉर्क को चारों बीकर्स में प्लेस कर दिया नीचे, जैसे इस प्रकार रखा हुआ है। हर एक रबर कॉर्क को मैंने चारों बीकर्स में प्लेस कर दिया। एक बीकर में एक रबर कॉर्क, एक रबर कॉर्क, एक रबर कॉर्क, फिर एक और रबर कॉर्क, ठीक है। और उसके बाद जो ये नेल्स थी, ठीक है, कीले तो लोहे की बनी हुई होती है ना, और लोहा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कीले थी, इन कीलों को मैंने वायर से कनेक्ट करा, और फिर इस वायर को मैंने कनेक्ट करा एक 6 वोल्ट की बैटरी से, और फिर उस 6 वोल्ट की बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, फिर उस बल्ब को आगे फर्दर कनेक्ट करा मैंने स्विच से। और ये स्विच में डॉट दिखाने का मतलब है कि अभी स्विच क्लोज्ड है, ठीक है। और इस डॉट को अगर मैं हटा दूंगा यानी स्विच ओपन है, स्विच ओपन है। स्विच ओपन का क्या मतलब है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इस वायर को यहां से लेके आता हूं और दूसरे नेल में कनेक्ट कर देता हूं। सिंपल सी बात बहुत, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए मैंने 100 मिलीलीटर वाली 100 मिलीलीटर कैपेसिटी वाला बीकर का यूज करा है, ठीक है। मतलब इन चारों के जो मैंने सॉल्यूशंस बनाए हैं वो ऐसे बीकर में बनाए हैं जिसकी कैपेसिटी 100 मिलीलीटर की है। तो यहाँ भी 100 मिलीलीटर की कैपेसिटी है, और सब में मैंने ये रबर कॉर्क को प्लेस कर दिया था, और साथ में मैंने कीले विले ये सब पूरा सेटअप कर लिया, चारों में ही मैंने ये सेटअप कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं सिर्फ उस पर्टिकुलर बीकर की जिसमें मैंने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उस बीकर की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाला है। तो इस केस में मैं क्या करता हूं कि इनिशियली मेरी जो स्विच होती है वो रहती है ओपन। इनिशियली मेरी स्विच ओपन रहती है। अब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं, तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो मैं पाता हूं कि जो ये मेरा बल्ब है ये बल्ब जल गया। बल्ब जल गया। बल्ब जलने का क्या मतलब है? बल्ब इसलिए जला क्योंकि जो मेरा सॉल्यूशन है, ये जो डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन है, ये कंडक्टिंग इन नेचर रहा होगा, ठीक है। जो मेरा डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग इन नेचर रहा होगा, मतलब जरूर 100% डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ने अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ कर दिया होगा, ठीक है। डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन ने अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ कर दिया होगा, इस कारण यहाँ ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसका थोड़ा सा इसके रिएक्शन के बारे में बात करूं तो होता क्या है कि HCl का सॉल्यूशन, जब मैं HCl का सॉल्यूशन बनाता हूं तो HCl सॉल्यूशन बनाने का क्या मतलब है कि मैंने HCl को डाल दिया पानी में। तो जब मैं HCl को पानी में डालता हूं तो HCl ब्रेक हो जाता है अपने आयंस के फॉर्म में। किस प्रकार ब्रेक होता है? देखो यहाँ HCl एक्वस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। HCl एक्वस की, HCl एक्वस का मतलब है मैंने HCl को पानी में मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ HCl ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl- आयंस के फॉर्म में। तो
तो जब यहाँ HCl को मैंने पानी में मिलाया तो HCl ब्रेक हो गया H प्लस और Cl माइनस आयंस के फॉर्म में। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो H प्लस और Cl माइनस आयंस है, इन दोनों के ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। H प्लस के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या आप लोगों को पता है कि जब एक पर्टिकुलर वायर से करंट फ्लो करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मेरी एक एल्यूमिनियम की वायर है, मान लो एक लंबी सी एल्यूमिनियम की वायर। चलो मैं यहां बना के समझाता हूं आपको छोटा सा। ये मेरी एक लंबी एल्यूमिनियम की वायर है। अब अगर इस पर्टिकुलर एल्यूमिनियम की वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं आई से, तो जरूर जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। मतलब जो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, जो एल्यूमिनियम में, पता है ना एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो कर रहे हैं? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक एल्यूमिनियम के एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ध्यान से सुनना मेरी बात फिर से, एल्यूमिनियम के एक एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां ये तो पूरी एल्यूमिनियम की वायर है, तो इसमें कितने सारे एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे? बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। अब वो सारे के सारे एल्यूमिनियम सारे के सारे जो एल्यूमिनियम एटम्स हैं इस वायर के पास, वो सारे एटम्स के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वही सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जब भी करंट, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और एक बात और नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने के कारण ही हमारा करंट इधर फ्लो करता है। और एक बात और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसी कारण जो करंट होता है वो हमारा फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर HCl की मैं बात करूं तो HCl में H प्लस आयन आ गया और Cl माइनस आयन आ गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन आ गया। इस कारण इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करंट फ्लो कर जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप लोग सोचेंगे भैया कि ये दोनों क्या आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर लेंगे? मैं कहूँगा नहीं कर लेंगे, नहीं करेंगे यार ऐसा, क्योंकि पानी मिला हुआ है। पानी का काम ही होता है कि वो H प्लस और Cl माइनस को सेपरेट रखे एक दूसरे से, ठीक है। पानी का काम ही ये होता है कि वो H प्लस और Cl माइनस को एक दूसरे से सेपरेट रखे। तो यहाँ पे H प्लस पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज, इन चार्जेस के सेपरेशन होने के कारण ही, और इन चार्जेस के इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ये बल्ब जल जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया कि एक एल्यूमिनियम वायर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो करंट यहां फ्लो करता है मेरा। वैसे ही कुछ यहां भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया सॉल्यूशन में हमारा, इस कारण करंट फ्लो कर जाता है इस सॉल्यूशन से और वो बल्ब जल जाता है, ठीक है। तो ये होगा, ये HCl का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब यही अगर मैं बात करता हूं H2SO4 एक्वस की, यही अगर मैं बात करता हूं H2SO4 एक्वस की, तो क्या होगा? H2SO4 एक्वस के केस में 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इस केस में भी जब मैं H2SO4 को मिला देता हूं पानी में, तो मेरे पास 2 आयंस आ जाते हैं, एक आयन है H प्लस और एक आयन है SO4 2 माइनस। आ गए मेरे पास 2 आयंस, एक 2H प्लस और एक SO4 2 माइनस। अब ये आयंस सेपरेट रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये पानी में है, मैंने इन्हें पानी में मिला रखा है, इनका एक्वस सॉल्यूशन बना है। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के कारण H प्लस और SO4 2 माइनस एक दूसरे से रहेंगे सेपरेट, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है,
तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन के अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देंगे बहुत आसानी से। तो इस कारण आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन और डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा बहुत आसानी से। तो इन दोनों ने तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी क्योंकि ये अपने आयंस के फॉर्म में टूट गए, आयंस के फॉर्म में टूट गए और इन्होंने H+ जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक ने Cl- कर दिया रिलीज और एक ने SO4 रिलीज कर दिया, इस कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब वहीं अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के सॉल्यूशन की, तो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो डिसोसिएट ही नहीं होता। डिसोसिएट होने का मतलब है टूटना। जैसे HCl का सॉल्यूशन टूट गया था H+ और Cl- में, C6H12O6 जो होता है वो टूटता ही नहीं है। अगर इसमें मैं मिला देता हूं पानी, इसमें मैं ऐड कर देता हूं पानी, तो हालांकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाए, CO2 बन जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, संभव है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज टूट के आयंस बना देता है। आयंस, जैसा कि अभी मैंने आयंस देखे HCl और H2SO4 के केस में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आयंस देखे HCl और H2SO4 के केस में। HCl के केस में H+ और Cl- आयंस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और H2SO4 के केस में 2H+ और SO4 ये दोनों आयंस थे। इन्हीं आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। तो जब मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज आयंस में ब्रेक ही नहीं होता। उसे मैं पानी में चाहे मिला दूं तब भी ब्रेक नहीं होता वो। इस कारण मैं ग्लूकोज वाले, जो मेरा ग्लूकोज वाला बीकर था, उसमें मैं देखूंगा कि ये मेरा बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जल रहा क्योंकि जो ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में टूट ही नहीं रहा। ठीक है, ग्लूकोज मेरा आयंस के फॉर्म में नहीं टूट रहा, इस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहा। और क्योंकि ग्लूकोज आयंस के फॉर्म में नहीं टूट रहा, इस कारण उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नहीं आ रहे। ठीक है, इस कारण उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहा। तो ये हो गया ग्लूकोज का। अब यही अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल भी जो होता है ना, ये भी नहीं टूटता अपने आयंस के फॉर्म में। क्योंकि ये अपने आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आते, जैसा कि HCl और H2SO4 में आए थे। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इस कारण जब मैं इसके सॉल्यूशन में देखूंगा तो ये भी बल्ब नहीं जलाएगा। ठीक है, ये भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी, आयंस में तोड़ ही नहीं पाया, मतलब ये खुद आयंस में टूटा ही नहीं। तो ये हो गया केस। अच्छा, तो अब हम यहां से एक चीज और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस कर सकते हैं? ध्यान से देखो, H2SO4 और HCl दोनों ही एसिडिक होते हैं। ठीक है, H2SO4 और HCl दोनों ही एसिडिक होते हैं, ये बात हमें शुरू से पता है, बचपन से। और जब मैं दोनों को डालता हूं पानी में तो दोनों ही क्या दे रहे होते हैं? दोनों ही H+ जरूर देते हैं। ठीक है, दोनों एसिड्स जो होते हैं वो H+ जरूर देते हैं। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एसिड्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब H2SO4 की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, HCl की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इन दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि इनमें H+ आयंस प्रेजेंट हैं। इन दोनों की ही एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए बरकरार है या इसलिए है क्योंकि इनमें H+ आयंस प्रेजेंट हैं। और इन दोनों में कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये अपने आयंस में टूटते ही नहीं है और ये कुछ H+ जैसा बना ही नहीं रहे हैं। तो इस कारण इन दोनों में कोई एसिडिक प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। और अगर वही मैं बात करूं H2SO4 HCl, अच्छा, हमें ये बात बचपन से पता है कि दोनों ही एसिड है।
और दोनों को ही जब मैंने पानी में डाला तो टूट गए H+ की फॉर्म में। दोनों में क्या कॉमन था? H+ कॉमन था। तो क्या मैं इस बात से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकता हूँ कि H2SO4 और HCl दोनों की जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं वो H+ आयन के कारण होती हैं, H+ आयन के कारण, क्योंकि दोनों में सिमिलर और कॉमन है। ठीक है, दोनों में जो H+ आयन है वो कॉमन है। आशा करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स का मतलब जैसे NaCl की बात कर लेता हूं मैं, Al2SO4 होल थ्राइस की बात कर लेता हूं मैं। ये दोनों सॉल्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, ये दोनों सॉल्ट्स हैं। तो ध्यान से देखो, जब मैं NaCl का सॉल्यूशन बनाऊंगा एक 100 मिलीलीटर के बीकर में, जब मैं NaCl का सॉल्यूशन बनाऊंगा और ये पूरा सेटअप करूंगा और फिर मैं स्विच ऑन करता हूं, तो मैं पाऊंगा कि ये बल्ब जल जाता है। ये बल्ब क्यों जल जाता है NaCl के केस में? क्योंकि NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब मैं NaCl को पानी में मिला दूंगा, या NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो ब्रेक होके बना देगा Na+ आयन प्लस Cl- आयन। ठीक है, और Na+ आयन और Cl- आयन, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl- के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा बहुत इजीली। और वहीं अगर मैं बात करूं Al2SO4 होल थ्राइस की, तो ये जब मैं इसको पानी में मिला देता हूं या जब मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो ये ब्रेक हो जाता है Al+3 और SO4 2- में। तो क्या आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो कि Al+3 यानी कि पॉजिटिव चार्ज, SO4 2- यानी कि नेगेटिव चार्ज, दोनों ही आयंस हैं। इन दोनों आयंस के कारण जो Al2SO4 होल थ्राइस का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा और ये बल्ब जल जाएगा हमारा। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि ये दोनों एसिड्स नहीं है, ये दोनों सॉल्ट्स नहीं है, ये दोनों सॉल्ट्स हैं, ये दोनों एसिड्स नहीं है। क्यों नहीं एसिड्स? क्योंकि इनमें H+ ही नहीं है। ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग? तो इन दोनों में कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि देखो ध्यान से H+ है इनके पास, नहीं है H+, इस कारण इनमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती। और अगर मैं बात करूं इन दोनों की, अल्कोहल और ग्लूकोज की, तो ये दोनों तो आयंस में ही नहीं टूटते, आयंस में टूटते ही नहीं, इस कारण ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब वहीं अगर मैं बात करूं बेसिस की, बेसिस कौन से? NaOH, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अगर मैं NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बना लेता हूं या जब मैं NaOH को पानी में मिला देता हूं तो ये टूट जाता है Na+ प्लस OH- के फॉर्म में। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस या इसके एक्वस सॉल्यूशन की, तो ये टूट जाता है Ca+2 प्लस OH-, 2OH-। अभी आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान मत दो कि यहाँ 2OH- कैसे आया, बस इतना जान लो कि जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाता हूँ या जब मैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूँ तो वो भी आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। मतलब अगर मैं, जैसे यहाँ मैंने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन बनाया, तो अगर मैं डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन बनाता हूँ तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा और ये बल्ब जल जाएगा। वैसे ही अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता हूं तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा और बल्ब जल जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही बेसिस में जो मेरा Na+ है और Ca+2 है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और OH- जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्या आपको ये बात पता है कि जो मेरा OH- होता है, जो NaOH है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ही बेसिस हैं। हमें बचपन से पता है या अभी हमने सीखा भी है चैप्टर की शुरुआत में कि NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो दोनों ही बेसिस होते हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं इन दोनों ही बेसिस में
OH माइनस और OH माइनस कॉमन है, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही बेसिस की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो OH माइनस के कारण होती है, या दोनों ही बेसिस में जो बेस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सोपी टू टच होते हैं, ठीक है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो किस कारण होते हैं? वो OH माइनस के कारण होते हैं, क्योंकि दोनों में ही OH माइनस कॉमन है, ठीक है। तो OH माइनस के कारण ही ये दोनों बेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, और क्योंकि इनमें आयंस हैं इस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवा देंगे। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी बातें हम कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।